सत श्री अकाल। आई एम CMA Chitsimran Kaur from Khalsa College for Women, Amritsar. Today I will be delivering a introduction lecture on GST. तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें GST के बारे में, तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं टैक्स के बारे में। तो टैक्स की क्या ज़रूरत है, तो इसकी एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक फैमिली की एग्जांपल लेते हैं। एक परिवार लेते हैं 4 लोगों का। फादर इज अर्निंग, मदर इज हाउस मेकर एंड देयर आर 2 चिल्ड्रन। अब हर एक की ज़रूरतें हैं, घर के कुछ खर्चे हैं, कुछ बच्चों के खर्चे हैं, लेकिन कमाने वाला तो एक अकेला है, फादर है। तो कैसे घर मैनेज होगा? तो जो होम मेकर हैं, जो मदर हैं, मोस्टली जो फाइनेंसेस में डील करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस और सारे खर्चों का हिसाब रखते हैं, तो शी इज़ गोइंग टू टेक सम मनी फ्रॉम द फादर और वो उसको स्पेंड इस तरीके से करते हैं कि सबका वेलफेयर हो, ताकि खाना सबको मिले। ये नहीं कि सिर्फ बच्चों को मिले या सिर्फ उनको मिले या सिर्फ हस्बैंड को मिले। तो उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कि एक गवर्नमेंट भी जब टैक्स कलेक्ट करती है तो वो अपने पूरे देशवासियों के लिए, भलाई के लिए जो पैसा खर्च करना है वो कहाँ से आएगा? वो उनके पास टैक्सेस से आएगा। तो 2 तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट, जिसने कमाई की है वो खुद ही टैक्स भर रहा है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, मैं पैसा भर रही हूँ लेकिन मैं डायरेक्टली सरकार को नहीं दे रही हूँ, मैं शॉपकीपर को वो पैसा दे रही हूँ और शॉपकीपर मेरी जगह पे जाके आगे सरकार को दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल GST। अब GST किस किस को खरीदने पे लगता है? क्या GST 1 रुपए की टॉफी खरीदने पे भी लगता है? जी हाँ। लेकिन आप वो 1 रुपए पे कुछ पैसों का टैक्स लेके गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं कि ये लीजिए मेरा GST इस टॉफी के ऊपर। आप पूरा 1 रुपया वो अपने शॉपकीपर को देते हैं और वो शॉपकीपर आगे उसमें से टैक्स जो आपका बनता है वो गवर्नमेंट को सबमिट करवा देता है। तो दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब बात करते हैं इस टैक्सेस की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो कब से टैक्स आए? क्या इसको ब्रिटिशर्स इंडिया में लेके आए या उससे पहले से टैक्सेस इंडिया में थे? टैक्सेस इंडिया में तब से हैं जब से किंग रूल है, और उससे पहले का कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है कि टैक्सेस इंडिया में थे या नहीं थे। तो किंग रूल्स की अगर हम बात करें तो सेज मनु रहे हैं हमारे, जिन्होंने मनु स्मृति लिखी है। तो उसके अंदर बात की गई है कि एक राजा के पास हक है अपनी प्रजा से टैक्सेस कलेक्ट करने का। और ऐसे ही हमारे चाणक्य, जो बहुत फेमस हैं हिस्ट्री में से, उन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया है कि एक राजा का हक बनता है कि वो अपनी प्रजा से टैक्सेस कलेक्ट करे। लेकिन इसी के साथ साथ उसने ये भी कहा है कि राजा का फर्ज भी बनता है कि जो पैसा लिया गया है टैक्सेस में, उसको प्रजा की ही भलाई के लिए उपयोग में भी लाया जा सके। तो दिस इज बेसिकली आवर एंशियंट टाइम से जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम है इंडिया में, वो एग्जिस्ट करता रहा है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये GST के बारे में। ये कब से आया है पिक्चर के अंदर? तो GST को लाया गया था केलकर टास्क फोर्स के थ्रू बाय सर विजय केलकर इन 2004। 2004 में उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि जो तब का एग्जिस्टिंग सिस्टम था, वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम, उसको रिप्लेस करके कन्वर्ट किया जाए GST के अंदर, उसकी जगह पे लाया जाए GST इंडिया में। तो 2004 में उन्होंने ये अपनी राय रखी थी। और 10 साल बाद 2014 में हमारे तब के फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी, उन्होंने लोकसभा में बिल पेश किया था जिसको हम जानते हैं 122nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के नाम से, जो उन्होंने पेश किया था लोकसभा में 2014 में कि GST अप्लाई करने के लिए। अब ये जो बिल पेश किया गया था, इस पे काफ़ी चर्चा हुई और चर्चा के बाद 2015 में ये फाइनली लोकसभा में पास कर दिया गया। लोकसभा के बाद ये क्या आगे राज्यसभा में, जो 2016 में पास तो किया गया लेकिन कुछ ऑल्टरेशंस के साथ। ये जो मॉडिफिकेशंस, ऑल्टरेशंस लगाई थी राज्यसभा ने, फिर से ये लोकसभा में गया एंड देन इट वाज ड्यूली अप्रूव्ड इन 2016 इटसेल्फ। और इसको प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर्स भी 2016 में मिल गए थे एंड इट वाज नोन एज 101 अमेंडमेंट एक्ट। अब अगर हम थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं तो हमें पता होगा एक बिल और एक्ट के बीच का डिफरेंस। जब कोई भी प्रस्ताव हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है तो उसको बिल कहा जाता है। सारे बिल अप्रूव नहीं होते, उन पे डिस्कशंस होती हैं। तो जो अप्रूव होते हैं उनको दोनों हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों से पास होना होता है और फिर प्रेसिडेंट्स के सिग्नेचर रिसीव करने होते हैं, तभी वो बिल से एक्ट बनता है। तो इसीलिए जो GST है दैट इज 127 कॉन्स्टिट्यूशन बिल, और अगर हम एक्ट की बात करें इट इज 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
तो 2016 में ये पास हो गया। लेकिन जीएसटी के अंदर सिर्फ एक एक्ट नहीं है, जीएसटी अपने आप में 5 एक्ट को लेके चला है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस एक्ट। तो जो एसजीएसटी है दैट वाज पास्ड इन 2016 इटसेल्फ, लेकिन जो बाकी के 4 एक्ट्स थे दे रिसीव्ड द प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर्स बोथ हाउसेस से पास होने के बाद ऑन 12 अप्रैल 2017। और उसी डेट को ये डिसाइड किया गया था कि इट विल बी एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम द 1 जुलाई 2017। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है, लेकिन द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी वाज 8 जुलाई 2017। तो आज की डेट में जी हाँ, ये पूरे भारत में लगता है, पूरे इंडिया में लगता है, और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये अप्लाई होता है। तो अब बात कर लेते हैं इस एक्ट के बारे में कि ये एक्ट है क्या और इस एक्ट का सारा डिटेल्स क्या है। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करते हैं। सेक्शन 1 आता है टाइटल के बारे में। तो एक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब कई बारी जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो हम इसको कह देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि बिल्कुल गलत है। सर्विस का मतलब है सिर्फ एक सर्विस, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक से ज्यादा सर्विसेज कवर होती हैं, इसलिए इस एक्ट का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स भी एक से ज्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट 2017। तो अब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट के बारे में हमने बात कर ली, टाइटल के बारे में बात कर ली, लेकिन अभी तक ये नहीं पता लगा कि इस एक्ट में ये गुड्स क्या हैं और ये सर्विसेज क्या हैं। तो सेक्शन 2 जो हमारा डिफाइन करता है वो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करता है। तो उसमें से कुछ डेफिनेशंस पे हम नजर मारेंगे इस इंट्रोडक्शन क्लास में। तो पहली चीज है गुड्स। अब ये गुड्स क्या है? गुड्स के देखिए हर एक चीज के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करते हैं, गुड्स की डेफिनेशन इज समथिंग एल्स। लेकिन जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो कोई भी ऐसी चीज जो मूवेबल है उसको हम कहते हैं गुड्स। अब जैसे कि ये टेबल है, इसको मैं हिलाकर कहीं पे लेके जा सकती हूँ तो ये गुड्स है। चेयर है, उसे मैं उठा के कहीं और पे शिफ्ट कर सकती हूँ, वो मेरे लिए गुड्स हैं अंडर जीएसटी एक्ट। ऐसे ही कोई पेन है, कोई पेंसिल है, कोई नोटबुक है, या कोई फुटवेयर है, या कोई क्लोथ्स हैं जिनको मैं इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती हूँ, तो उनको इस एक्ट के अंदर कहा जाएगा गुड्स। अब सर्विसेज को बहुत ही सिंपल तरीके से कहा गया है कि जो गुड्स नहीं है उसको कहेंगे सर्विस। लेकिन जीएसटी के परव्यू से इमूवेबल आइटम्स को बाहर रखा गया, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, उन पे आज भी पुरानी प्रॉपर्टी एंड स्टैम्प ड्यूटी ही लग रही है, तो वो जीएसटी का पार्ट नहीं बनेंगी। तो सर्विसेज क्या है? आप किसी लॉयर के पास गए कि मेरे को ये केस चला है, मेरे को ये नोटिस मिला है, प्लीज मेरे को डिफेंड कीजिए, तो लॉयर आपको क्या दे रहा है? सर्विसेज। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को डायग्नोसिस करिए, मुझे ठीक से नहीं लग रहा, मुझे ये सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे फीवर है, मुझे वॉमिटिंग्स हैं, मुझे डायरिया है, तो वो क्या है? सर्विसेज है। वो डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहा है। तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन तो कुछ इस तरह से दी गई है, लेकिन गुड्स के मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ मूवेबल आइटम्स नहीं, उसके साथ कोई एक्शनेबल क्लेम्स हैं तो वो भी गुड्स का पार्ट बनेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप कोई क्रॉप्स उगा रहे हैं तो क्रॉप्स को हम इजीली मूवेबल नहीं कहते, क्योंकि वो जमीन के साथ जुड़े हुए। तो इसीलिए एक्ट में साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो भी गुड्स है, अगर आप ग्रास ग्रो कर रहे हैं वो भी गुड्स है। कुछ भी जो जमीन से जुड़ा हुआ है या जमीन का पार्ट है, जैसे मिनरल्स हैं, उनको भी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ही रखा गया है। और सर्विसेज के साथ ये भी कहा गया है कि यूज ऑफ मनी, अगर आप मनी किसी को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, जैसे कि आप लोन दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस। एंड इसी के साथ साथ अगर आप मनी कन्वर्ट करते हैं, आप मनी डीलर हैं, आप इंडियन रुपीस को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी सर्विसेज की डेफिनेशन के अंदर आया है, कवर किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने स्पेसिफिकली दोनों के लिए मेंशन किया है कि क्या इनके अंदर नहीं आएगा, एक्सक्लूड किया गया है। तो 2 चीजें एक्सक्लूड की गई हैं। फर्स्ट इज मनी, पैसा, ना तो गुड्स है ना तो सर्विसेज है। हाँ जी, सर्विसेज में मैंने कहा था यूज ऑफ मनी, मनी इज नॉट अ सर्विस, लेकिन मनी अगर आपने किसी को इस्तेमाल करने के लिए दी है देन दैट इज अ सर्विस, कन्वर्ट करके दी है देन दैट इज अ सर्विस, अदरवाइज मनी इज नीदर गुड्स नॉट सर्विसेज। और दूसरी चीज जो एक्सक्लूड की गई है स्पेसिफिकली तौर पे, दैट इज सिक्योरिटीज, जो आपके शेयर्स, डिबेंचर्स हैं, उनको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी एक्ट।
इसी के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ और डिफाइन की है, बोथ। अब कई बारी जैसे कि मेरे घर पे जब गर्मियाँ शुरू हुई तो मेरे एसी को सर्विस की ज़रूरत थी, तो आई कॉल्ड द मैकेनिक। तो वो जब सर्विस करने आए उन्होंने कहा कि इसका एक पार्ट डैमेज्ड है, तो उन्होंने मेरे से इकट्ठा 1000 रुपया लिया, जिसमें उन्होंने सर्विस चार्जेस और वो पार्ट जो रिप्लेस किया उसके भी पैसे बीच में ले लिए। तो ये चीज़ की एग्जाम्पल को मैं कहती हूँ बोथ। उन्होंने मुझे कुछ सामान भी दिया और कुछ सर्विसेज भी दी। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपका डायग्नोसिस भी किया और साथ साथ आपको दवाइयाँ भी अपनी तरफ से ही दे दी, तो उसको हम कहते हैं बोथ, कि गुड्स भी और सर्विसेज की। इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल चलती है आपकी जैसे वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स और आपके केटरिंग एंड रेस्टोरेंट बिजनेसेस में। तो ये होते हैं 3 टाइप, गुड्स, सर्विसेज एंड बोथ, जो कवर्ड होते हैं जीएसटी के अंदर। अब बात कर लेते हैं कि जीएसटी लगता कब है। तो जीएसटी में भी बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी हुई है कि टैक्सेबल इवेंट कब है। टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सीधी सी बात लिखी हुई है जीएसटी के अंदर। तो दिस इज सेक्शन 7 दैट इज टॉकिंग अबाउट योर सप्लाई। तो लेवी ऑफ टैक्सेस में जब हम बात करते हैं कि टैक्स कब लगेगा, तो सिंपल सी लाइन है, टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई। सप्लाई होगी तो टैक्स होगा, सप्लाई नहीं होगी तो टैक्स नहीं होगा। तो अब ये सिंपल सी बात इतनी सिंपल तो हो नहीं सकती, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये अब सप्लाई क्या है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है कि ये सप्लाई क्या है। तो सप्लाई वो कहता है कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ। तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया गुड्स, सर्विसेज और बोथ क्या है। तो ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या है। 4 पार्ट्स में ये डेफिनेशन को मैंने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट कहता है सप्लाई इंक्लूड्स, पार्ट ए कहता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। तो ये फॉर्म्स ऑफ सप्लाई क्या है। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में वो कवर करता है कुछ, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सेल ट्रांजैक्शन। मेरे पास एक गाड़ी थी, मैंने बेच दी। मैं एक गाड़ियों में डीलर हूँ, मैं कार का बिजनेस है। तो अगर मैं गाड़ी बेचती हूँ तो पैसों के लिए, तो दैट इज अ सेल। तो मेरा कस्टमर उसको खरीद रहा है, तो वो एक सेल ट्रांजैक्शन है। आप दुकान पे जाते हैं, आप एक टॉफी लेके आते हैं, तो वो टॉफी खरीदने वाली ट्रांजैक्शन इज अ सेल ट्रांजैक्शन, उस पे जीएसटी लगेगा। इट इज अ फॉर्म ऑफ सप्लाई। अब इसमें क्या कवर नहीं होता, मोर्टगेज। आप कुछ गिरवी रखते हैं तो उसको बेचना नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही कोई हाइपोथिकेशन, कोई प्लेज करते हैं, तो दैट इज नॉट कवर्ड अंडर द परव्यू ऑफ सेल। अब बात आती है इलीगल और प्रोहिबिटेड गुड्स में। इलीगल आइटम है, मोटरसाइकिल है, आपने मोटरसाइकिल बेची है, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? जी हाँ, लगेगा। कोई प्रोहिबिटेड गुड्स है, जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स, आपने वो कोई ड्रग्स हैं जो अलाउड ही नहीं है बेचने, आपने वो बेचे हैं, क्या उस पे जीएसटी लगेगा? नहीं, उस पे नहीं लगेगा। तो दिस वाज फर्स्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई विच वाज सेल। नाउ द सेकंड फॉर्म ऑफ सप्लाई इज ट्रांसफर। मैंने अपनी एसेट ट्रांसफर कर दी, मैंने किसी और जगह पे, मेरी 2 लोकेशन से एक जगह से दूसरी जगह पे भेज दी। मेरे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ब्रांचेस हैं, मैं चंडीगढ़ में भी काम करती हूँ, मैं दिल्ली में भी काम करती हूँ। चंडीगढ़ वाली ब्रांच पे कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो मैंने उठा के दिल्ली वाली ब्रांच पे बेच दिया। तो ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? जी हाँ, ट्रांसफर पे भी जीएसटी लगेगा। देन थर्ड एग्जाम्पल फॉर्म ऑफ सप्लाई की ले लेते हैं हम, एक्सचेंज। जैसे अभी अभी फ्लिपकार्ट पे ऑफर लगी थी बिग बिलियन डेज पे, कि आप अपना पुराना मोबाइल दे के नया मोबाइल ले ले। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने अपना पुराना आईफोन 13 दे के आईफोन 14 ले लिया। तो अगर मैं पुराना मोबाइल भी दे रही हूँ, साथ में कुछ पैसे भी दे रही हूँ, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज। कि मैंने अपनी तरफ से गुड्स भी दिए हैं, कुछ कैश में कंसिडरेशन भी दी है, और बदले में मुझे क्या मिला है? गुड्स मिला है। तो क्या ये भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है? जी हाँ, ये भी फॉर्म ऑफ सप्लाई है। क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा? जी हाँ, इस पे भी जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ सप्लाई की बात कर लेते हैं, दैट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर और एक्सचेंज में क्या फर्क है? एक्सचेंज में आपने सिर्फ गुड्स नहीं दिए थे, गुड्स के साथ साथ कुछ और भी कंसिडरेशन में दिया था, चाहे वो कैश हो या कुछ और दे सकते हो। लेकिन बार्टर में आप एक चीज के बदले में दूसरी चीज ही दे रहे हो। जैसे कि मैंने अपने लैपटॉप के बदले में आपसे एक प्रिंटर ले लिया, तो दिस इज बार्टर। मैंने आपको कोई कैश या कुछ और नहीं दिया उसके बदले में, मैंने बस आपको अपने लैपटॉप के बदले में आपसे एक प्रिंटर ले लिया, तो दैट इज बार्टर। क्या इस पे भी जीएसटी लगेगा? जी हाँ, इस पे भी जीएसटी लगेगा। तो फॉर्म्स ऑफ सप्लाई में और कौन कौन सी फॉर्म्स आती हैं? डिस्पोजल भी कवर होता है, लीज भी कवर होता है, रेंट भी कवर होता है। तो ये सब है आपकी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई।
तो हम वापस से आते हैं, हम कर रहे थे सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई की डेफिनेशन कवर थी सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में, जिसमें हमने कहा था कि सप्लाई इंक्लूड करती है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो हमने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई डिस्कस की हैं, जैसे कि सेल, ट्रांसफर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, रेंटल। तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई थी। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ द डेफिनेशन। अब इसी को डेफिनेशन को कंटिन्यू करते हैं पार्ट बी में, मेड और अग्रीड टू बी मेड। अब ये जो सप्लाई है, मेड मतलब ये हो गई है, एट प्रेजेंट हो गई है, और होगी इन फ्यूचर मैंने एग्री किया है। आज मेरे पास सामान नहीं है, मैं आपको कल बेचूंगी या मैं आपको फ्यूचर डेट में बेचूंगी। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आईफोन का कोई नया वेरिएंट आया है, लेट्स से आईफोन 15, 16 आया है, 20 आया है, कोई भी नया मॉडल आया है, वो भी मार्केट में प्री बुकिंग के लिए अवेलेबल है। तो आप प्री बुकिंग के लिए जब पैसा दे रहे हैं, वो भी मैंने आपको बेचा नहीं है, मैं आपको फ्यूचर में जैसे ही मेरे पास आएगा मैं आपको तब बेचूंगी। तो दैट इज एग्रीड टू बी मेड, तो उस पे भी जीएसटी लगेगा। तो अगर अभी बेच रही हूं, मेड, सेल इज मेड, तब भी जीएसटी लगेगा। अग्रीड टू बी मेड, फ्यूचर में बेचूंगी तब भी उस पे जीएसटी लगेगा। तो दिस इज पार्ट बी ऑफ द डेफिनेशन। पार्ट सी बात करता है फॉर कंसिडरेशन, मतलब बदले में आपको क्या मिला। आपने सामान तो बेचा है अपने कस्टमर को, बदले में आपको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अब ये कुछ ना कुछ क्या हो सकता है, कैश भी हो सकता है, काइंड भी हो सकता है। काइंड जैसे हमने एक्सचेंज और बार्टर में बात की थी कि आपको गुड्स के बदले में गुड्स भी मिल सकते हैं। तो ये जो आप बेच रहे हैं उसके बदले में आप कैश भी ले सकते हैं, काइंड भी ले सकते हैं, दोनों का मिक्सचर भी ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई एक्ट ऑफ फोरबेरेंस भी इसके अंदर कवर की जा सकती है। अब ये एक्ट ऑफ फोरबेरेंस क्या होती है, जैसे कि फोरबेरेंस की मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मेरी एक दीवार है, मेरे ड्राइंग रूम में एक दीवार है, उसमें एक खिड़की है, खिड़की के साथ वाला प्लॉट खाली पड़ा था, किसी ने खरीद लिया। तो मैं वहां पे, मेरे नेबरर्स अगर वहां पे दीवार उठा देंगे तो मेरी खिड़की खराब हो जाएगी। तो मैं अपने नेबरर से कहती हूँ कि आप यहाँ पे दीवार ना बनाइए, उसके बदले में आप मेरे से पैसे ले लीजिए। तो मैं तो उसको पैसे दे रही हूँ, लेकिन मुझे बदले में क्या मिल रहा है, उसका दीवार ना बनाना मेरे लिए बदले में कुछ करना है। मतलब अगर वो कुछ नहीं करता, वो भी मेरे लिए बदले में कुछ मिल रहा है मुझे। तो दैट इज द एक्ट ऑफ फोरबेरेंस। तो अगर ऐसा भी सिचुएशन है तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं अंडर द जीएसटी। तो फिर से रिपीट करते हैं सप्लाई की डेफिनेशन। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन in the course of business or furtherance of business. So the fourth and the last D part is in the course or furtherance of business. अब ये क्या चीज है, ये चीज ये है कि जब आप ये सब सामान बेच रहे हैं, बदले में कुछ ले भी रहे हैं, तो वो सब किस लिए होना चाहिए, वो सब बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अगर उसमें आपका बिजनेस पर्पस नहीं है तो वो जीएसटी में सप्लाई के परव्यू से बाहर है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच रही हूँ, मेरा गाड़ियों का बिजनेस नहीं है, मेरी पुरानी गाड़ी पड़ी है, तो मैं अपनी पुरानी गाड़ी को बेचना चाहती हूँ, तो क्या यहाँ पे मेरा बिजनेस पर्पस है? नहीं है। सेल है, मेड है या एग्रीड टू बी मेड है, बदले में पैसे भी लूंगी, कंसिडरेशन भी है, लेकिन मेरा कोई बिजनेस पर्पस नहीं है, तो ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर मैं कोई अपनी पुरानी ज्वेलरी बेच रही हूँ तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इसलिए बिजनेस पर्पस होना इज इंपॉर्टेंट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इसी के साथ हमारी सप्लाई की डेफिनेशन कवर हो जाती है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मंदिर गुरुद्वारों में प्रसाद दिया जाता है, कई बार पैसों के लिए भी दिया जाता है कई जगह पे। तो अगर पैसे लेके आपको प्रसाद दिया जा रहा है तो वो भी बिजनेस पर्पस नहीं है, उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो आज के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी में हम यहीं तक कवर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।